जो काफ़ी फिट हैं, एथलेटिक हैं, जिम जाते हैं, हेल्दी माने जाते हैं, जो कोई नशा भी नहीं करते, किसी तरह की कोई बुराइयाँ भी नहीं हैं, खाना-पीना भी उनका ठीक है। क्यों इतनी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं? जिसमें से प्रमुख हमारी लाइफस्टाइल है। ओके। आजकल बहुत ज़्यादा फास्ट फूड्स, हुँ, एक्सरसाइज सीमित हो गया है। रिसेंटली आपने एक यूनिक सर्जरी की है, जी, जो वन ऑफ द काइंड एक्चुअली फर्स्ट इन द वर्ल्ड जी, है। जी। पेशेंट जो हमारी 72 ईयर ओल्ड महिला थी, ओके, बेसिकली इनको एक वाल्व डल चुका था 14 साल पहले, अच्छा। जब इनको जो महाधमनी निकलती है एओर्टा, वहाँ पे एक टेयर हो गया था। बट लास्ट मोमेंट पे जैसे बिकॉज़ पहले तो आइडेंटिफ़ाई कैसा किया जाए कि आपको हार्ट अटैक आ रहा है? किसी को भी हार्ट अटैक हो, बी ए नियरेस्ट फैसिलिटी जो होती है बिकॉज ऑफ अ हार्ट अटैक, देन यू हैव टू नो व्हाट योर चेस्ट कंप्रेशंस आर, एंड एवरीवन हैज टू लर्न बेसिक सीपीआर। हुँ। नमस्कार, मेरा नाम है रजत मिश्रा और द फर्स्ट फिटनेस के पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, यानी एक हार्ट सर्जन और हार्ट के स्पेशलिस्ट, डॉक्टर गौतम नायक। सर आपका स्वागत है। नमस्कार। Dr. Nayak is a senior consultant, interventional and structural cardiologist at the clinical lead for Apollo's Structural Heart Intervention Program in New Delhi. He is also the director of Apollo Heart Valve Clinic. और इनका एक्सपीरियंस इनकी डिग्री स्पेशलाइजेशन काफ़ी अच्छी रही है ही अर्नड हिज MBBS MD दैट इज़ इन जनरल मेडिसिन एंड DM in cardiology in India, followed by advanced international fellowships at Royal Papworth Hospital, Cambridge, and Barts Heart Centre, London, UK. He is also trained in complex structural heart interventions. He has had 12 years of experience in this particular field. He brings exceptional skill to managing complex cardiovascular conditions. सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सब हम तरह-तरह के लोगों से बात करते हैं और जब आपसे बात हो रही है और स्पेशली हार्ट सर्जन तो जी। सबसे पहला क्वेश्चन बाकी सब छोड़ के भारत में हो क्या रहा है? क्यों इतने युवा, इतने अलग-अलग तरह के लोग उनकी जो काफ़ी फिट हैं, एथलेटिक हैं, जिम जाते हैं, हेल्दी माने जाते हैं, जो कोई नशा भी नहीं करते, किसी तरह की कोई बुराइयाँ भी नहीं हैं, खाना-पीना भी उनका ठीक है। क्यों इतनी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, इतने ब्लॉकेजेस मिल रहे हैं? क्यों इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? जी। सबसे पहले तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा हुआ है। कई बार हम देखते हैं, अक्सर आजकल के ज़माने में, कि यंग जो एज ग्रुप है या युवा पीढ़ी है, उनमें बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक्स की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके कई कारण हैं। इट इज़ अ मल्टी फैक्टोरियल प्रॉब्लम, जिसमें से प्रमुख हमारी लाइफ़स्टाइल है। ओके। आजकल बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड्स हुँ। और जो एक्सरसाइज़ सीमित हो गया है, हुँ, हुँ। इसी वजह से साथ ही साथ हम विटामिन डी डेफ़िशिएंट भी होते जा रहे हैं। बच्चे जब बड़े हो रहे हुँ, होते हैं, हुँ। स्कूल कॉलेजेस में आप देखते हैं, तो उतना खेल-कूद या फ़िज़िकल एक्टिविटी लिमिटेड हो गई है। वी हैव रेलीगेटेड आवरसेल्व्स इंडोर्स रादर देन जब राइट। हुँ। पहले की जनरेशंस एटलीस्ट जो व्हेन होती वी थी वर ग्रोइंग अप। फिजिकली जी। फिट होती थी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के साथ हम देखते जा रहे हैं कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हुँ, हुँ, फिजिकल हुँ। इनएक्टिविटी, ओबेसिटी, ये सारी एपिडेमिक साथ ही साथ चल रही हुँ, हैं। हुँ, हुँ, हुँ। अलोंग विद दैट, अनफॉर्चुनेटली हम इंडिया जो है वो वर्ल्ड का डायबिटीज कैपिटल है। दैट इज़ ट्रू। तो ये सारी चीज़ें जो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, जो लाइफस्टाइल डिजीजेस है या क्रॉनिक डिजीजेस है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हार्ट डिजीज को इनवाइट करती है। एड टू दैट आर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एंड इट इज़ अ परफेक्ट रेसिपी फॉर हार्ट डिजीजेस। ना सिर्फ हार्ट डिजीजेस, आप स्ट्रोक्स और किडनी डिजीजेस, जिसको हम एक गैमेट में कह के एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज कहते ओके, हैं, ओके। दैट इज़ अ बिग burden on the society, both in terms of number of lives claimed, और इकोनॉमिकली भी फाइनेंशियल बर्डन एक देश पे बन जाता है इन अ पॉपुलेशन बेस। अंडरस्टूड। तो कमिंग बैक टू योर शॉर्ट आंसर, कि ये देखा जाता है दो चीज़ों की वजह से प्रमुख, एक तो सिडेंट्री लाइफस्टाइल और ओबेसिटी, और दूसरा लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज, और तीसरी ये चीज़ कि बहुत ज़्यादा हम हमारे बॉडी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। हुँ।
वी आर नॉट कॉग्निजेंट ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन विद आवर बॉडीज, स्पेशली हार्ट हेल्थ के बारे में जो एजुकेशन अवेयरनेस है वो बहुत ना के बराबर है। इन द सेंस वी हैव वी डू नॉट चेक आवरसेल्व्स रेगुलरली, वी हम्म। डू नॉट सी व्हाट आवर कार्डियोवास्कुलर फिटनेस लेवल्स आर। हम ये नहीं देख पाते हैं कि आज अगर एक 35 साल का युवा है, जी। उसकी चांसेस 55 या 60 साल में हार्ट अटैक्स होने की कितनी है, और इस समय पे जब वो 35 से 40 साल के बीच में है तो उसकी हार्ट अटैक होने की पॉसिबिलिटी कितनी है। हार्ट डिजीज़ की एक बेसलाइन इवैल्यूएशन होती है, बहुत ज़्यादा क्लिनिकल रिस्क स्कोरिंग सिस्टम्स आए हैं दुनिया भर में जो वैलिडेटेड है। उसके लिए आपको चाहिए बेसिक कार्डियोवास्कुलर हेल्थ स्टेटस। वो कैसे आप जानेंगे? हम्म। आप करेंगे बेसिक लाइफस्टाइल चेक्स, ओके। जो हेल्थ चेक्स है, अभी काफ़ी प्रोमिनेंट प्रिवेंटिव हेल्थ चेक्स हो रहे हैं। हमें ऑफिस, स्कूल्स या कॉलेजेस से टाइम निकाल के एक बेसलाइन कार्डियोवास्कुलर हेल्थ की प्रोफाइल। अब आप कहेंगे कि बहुत ज़्यादा फिटनेस पे, आप ट्रेडमिल पे भागते भागते जैसे कुछ मैं, हो गया। हाँ, जी जी बिल्कुल। आप बताइए, जैसे जिम की हम बात करते जी हैं, उसमें रनिंग में हो गया, जी लेट्स से वे प्रोटीन पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जी मार्क लगने लग जाता जी है, फिर जी तरह तरह के और इस तरह के सप्लीमेंट्स हैं, उन पे जी क्वेश्चन मार्क लगता जी है। जी इन सब का कैसे जी। सिनेरियो है? देखिए, फिर वही बात आ जाती है कि आपने अपना बेसिक हेल्थ चेक करवाया है कि नहीं। ओके। इसमें आप एक ट्रेडमिल टेस्ट, एक हम्म। एकोकार्डियोग्राम जो दिल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को बताया जाए। बहुत ज़्यादा जो 35 की एज ग्रुप के नीचे है दुनिया भर में, वो डेथ्स जो हार्ट रिलेटेड होती है वो स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज से होती है। ओके। स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज इज अ सेपरेट ग्रुप ऑफ डिजीजेस which has nothing to do with the blockages in the heart or heart attacks। तो ये जो एज ग्रुप है, इसमें एको करके स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज को रूल आउट किया जाता है। ओके। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको बचपन से ही हार्ट डिजीज होती है बिकॉज ऑफ प्रोजेनी और जेनेटिक्स, हम्म। और जेनेटिक प्रीडिलेक्शन की वजह से यंग एज ग्रुप में इनका हार्ट अफेक्टेड होते हैं। ये स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज आप एको के साथ रूल आउट कर सकते हैं। ओके। बेसिक ईसीजी आपको हार्ट के रिदम की प्रॉब्लम्स बताता है, और एक ट्रेडमिल टेस्ट आपको ये बताता है कि आप, दो चीज़ें बताता है। एक तो आपका हार्ट रेट बहुत स्लो तो नहीं जा रहा है या कोई रिदम अबनॉर्मैलिटीज़ नहीं है, और दूसरी चीज़ ये बताता है कि आपके दिल में ब्लॉकेजेस होने के इनडायरेक्ट चांसेस कितने हैं। तो ये बेसिक जो कार्डियोवास्कुलर इवैल्यूएशन है, इसी के साथ में कुछ ब्लड टेस्ट हम्म। जैसे कि लिपिड प्रोफाइल ओके। और आपकी HbA1c, जिसको ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन हम कहते हैं, ये 3 महीने की शुगर आपकी जताती है। हम्म। ये बेसिक टेस्ट अगर हो जाए, कुछ ब्लड टेस्ट और एक एको और एक ट्रेडमिल टेस्ट, सो यू कैन नो योर बेसिक कार्डियोवास्कुलर स्टेटस एंड हैव एन एस्टिमेट फॉर प्रिवेंटेबल हार्ट डिजीजेस। Many of them are preventable, many of them are not preventable, modifiable और नॉन मॉडिफाइबल होते हैं। जो प्रिवेंटेबल होते हैं, जैसे हम हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, इस कैटेगरी में जो हार्ट डिसीज आती है, उसके लिए ये रिस्क प्रोफाइलिंग स्कोर्स बने हुए हैं जो अच्छा, ये आपको एक। कितनी फ्रीक्वेंसी में ये टेस्ट कराने चाहिए? जी देखिए, अगर आप 30 साल की उम्र के, या इवन आई वुड से 25 years of age, you should start getting your basic health checks done, and over a course of every 2 years you should be evaluating this। ओके। Yeah। हम्म। आप काफ़ी अच्छे से इन चीज़ों को बता रहे हैं कि व्हाट ऑल थिंग्स मे बी वी शुड बी डूइंग। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू द काइंड ऑफ हार्ट डिसीजेस, बिकॉज हार्ट इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चर है या ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी के लिए। किस किस तरह की डिसीजेस होती हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं? बिकॉज हमें तो बहुत बार समझ भी नहीं आता कि हार्ट डिसीज़ क्या है, हार्ट अटैक क्या हो रहा है, जी या फिर लेट्स से ब्लॉकेज हो रहा है तो वो क्या चीज़ है? जी जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपने, और बेसिक्स पे जाते हैं। जी। बेसिकली अगर आप इस कमरे की तरह देखें हार्ट को, ओके। हार्ट एक अपने आप में सोफिस्टिकेटेड पंप है, लेकिन इस कमरे को जैसे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत जी। होगी, अगर आप प्लम्बिंग सिस्टम की ज़रूरत होगी, टू फॉर अ फ्लैट और अ हाउस टू फंक्शन, आपको बहुत सारे पुर्जे अलग अलग तरीके से सिंक्रोनाइज्ड फंक्शन में रहते हैं, तभी आप घर में अच्छे से रह सकते हैं या यू कैन लीड अ कंफर्टेबल लाइफस्टाइल। सिमिलरली हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं, जी। इट इज़ अ पार्टीशन्ड पंप। 4 हार्ट वाल्व्स होते हैं, उसमें जो महाधमनी निकलती है उसे एओर्टा कहते हैं, और जो खून, क्योंकि हार्ट अपने आप में पंप है, उसे काम करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए,
ब्लड चाहिए बेसिकली, तो वो ब्लड भी जो है नलियों की तरफ से, जिसको हम कॉर्नरी आर्टरीज कहते हैं, जी। जब हम हार्ट अटैक्स किसी के बारे में बोलते हैं, वो दैट्स अ सीवियर फॉर्म ऑफ कॉर्नरी डिजीज। जो ये दिल की अच्छा। नलियों में ब्लॉकेजेस होते हैं हम्म। उनको एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज एज अ ब्रॉड टर्म, हम्म। और स्पेसिफिकली इन द हार्ट इट इज कॉल्ड कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। मतलब कॉर्नरीज, ये जो कॉर ये शब्द है ये हार्ट से निकला हुआ है, लैटिन। सो हाँ। बेसिकली कॉरोनरी मीन्स द ब्लड वेसल सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट। ओके। अब तीसरी चीज है, हार्ट पंप है हम्म। लेकिन मैकेनिकल पंप है। जी। मैकेनिकल पंप को इलेक्ट्रिकल सिग्नल की ज़रूरत होती है। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ से आता है? आपने मूव पेस मेकर्स के बारे में सुना होगा, हम्म। या किसी पॉपुलेशन में आपने आपके जानकार जो होंगे उनमें सुना होगा कि जी। ये पेस मेकर क्या होता है। बिल्कुल। एक नेचुरल पेस मेकर भगवान ने हमें सबको दिया होता है, हम्म। विच हैज़ अ हायरार्की। तो वो हम्म। एक फैमिलियल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोई सीईओ होंगे, उसके नीचे अगर आप कंपनी देखेंगे तो ओके। इट इज़ डिवाइडेड इनटू अ हायरार्की। पेसमेकर भी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, एक सुपीरियर पेसमेकर होता है और एक एवी नोडल पेसमेकर होता है। ये हम्म। दोनों गेट कीपर्स होते हैं एंड दे ब्रांच आउट टू कॉज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो जब तक इलेक्ट्रिक्स ठीक है, जब तक हम्म। प्लम्बिंग सिस्टम जो ब्लड देने वाली हम्म। ब्लड वेसल्स ठीक है, तो ये हो गए इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स, ये हो गए ब्लड वेसल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। हार्ट पंपिंग में अपने आप में प्रॉब्लम हो सकती है, द पंप इज फॉल्टी, तो उसको कहते हैं, इट इज अ सेपरेट ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स कॉल्ड एज डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी और कार्डियोमायोपैथीज। कार्डियोमायोपैथीज होती है हार्ट मसल डिसऑर्डर्स, डायलेटेड, रिस्ट्रिक्टिव, इनफिल्ट्रेटिव, बहुत सारे और क्लासिफिकेशंस होते हैं, बट बेसिकली इट इज कॉल्ड कार्डियोमायोपैथी एज अ ओके। सब ग्रुप ऑफ हार्ट डिसीजेस। हम्म। तो पहला हो गया कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, दूसरा हो गया, अगर वैल्व्स 4 है तो वैल्वुलर हार्ट डिजीज, तीसरा हो गया इलेक्ट्रिकल हार्ट डिजीजेस जिसको अरिथमियाज हम कहते हैं, सो हम्म। दैट इज अ सेपरेट टॉपिक इन इटसेल्फ। देन यू हैव कार्डियोमायोपैथीज जो पंप फेलियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। देन यू कैन गेट अ कवरिंग अराउंड द हार्ट जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं, जो हार्ट की अराउंड एक फाइब्रस कवरिंग रहती है, जिसमें प्रोटेक्ट से करने थोड़ा के सा लिए। प्रोटेक्ट, ल्यूब्रिकेट करने के लिए बेसिकली ओके। थोड़ा सा फ्लूइड उसमें रहता है। अगर उसमें कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो गया तो उसे पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। तो पेरिकार्डियल डिजीजेज आर अ सेपरेट ग्रुप। हम्म। एंड देन देर आर एओटिक डिजीजेस, क्योंकि जो हार्ट की पंप से जो मेन पाइप निकलती है या महाधमनी जो निकलती है, जो पूरे शरीर को खून सप्लाई करती है, उसको एओटा कहते हैं। अगर उसमें भी कोई डिजीज हो गया तो हार्ट के ऊपर लोड आ जाएगा। तो दोज आर अ ग्रुप ऑफ एओटिक डिजीज। सो देयर इज मल्टीपल ग्रुप ऑफ हार्ट डिजीज। जब आप हार्ट डिजीज कहते हैं, इट्स अ ब्लैंकेट टर्म। हम्म। द फाइनल कॉमन पाथवे इज व्हाट इज कॉल्ड एज हार्ट फेलियर। अब इन इतने सारे डिजीजेस में से कोई भी हार्ट फेलियर कॉज कर सकता है या पंप डिसफंक्शन कॉज कर सकता है। सो द फाइनल कॉमन पाथवे फॉर हार्ट प्रॉब्लम्स इज हार्ट फेलियर। तो ये ओके। इनमें से कोई भी कॉज कर सकता है। डॉक्टर नायक, आपने इतना डिटेल में और क्लैरिटी के साथ ये सारी डिसीज़ेज़ समझाई। हम जब स्कूल में हार्ट पे कुछ मतलब सीखा भी करते थे, उसके ड्राइंग भी बनाया करते थे, हमारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था। आप ये बताइए कि व्हाई डिड यू गेट इनटू दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ first of all being a cardiologist, जी that too complex structural interventions and valvular diseases, right? जी So जी how did you uh, like when did you think, what inspired you to take this? जी बेसिकली जब मैं एमबीबीएस में या मेडिकल स्कूल में था, आई वाज फैसिनेटेड बाय, एज यू आप सच। मुंबई से आते जी, जी, हैं। मैं ओरिजिनली मुंबई ओके। बॉर्न हूँ, जी। और मैंने अपनी एमबीबीएस कंप्लीट की थी तो क्या नासिक। आप डॉक्टर फैमिली से भी आते हैं? नहीं, मैं अपनी फैमिली का पहला डॉक्टर हूँ। जी, बड़ी जी, बात है, जी, बिकॉज़ जी, हमने जी, नॉर्मली ऐसे जी, एक्सपर्ट्स ऐसे देखे देखें। हैं जो जी, फैमिली जी, जी, में जी, रहते हैं। जी, जी। जी। तो जब मैं मेडिकल स्कूल में भी पढ़ता था, हुँ, तो हुँ। मेरा स्पेशल रुझान हार्ट की तरफ था। मैं जानना चाहता था कि जो पूरी शरीर को जो खून देती है और जिसके सिवाय हम we cannot live, we cannot survive without the हुँ, heart. So though it is a complex organ, it took my attention very early in my medical career. हुँ। Specifically, I had in my mind chosen two routes, whether to become a cardiac surgeon or whether to be a cardiologist. ओके। लेकिन जब मेरी ट्रेनिंग हो रही थी आज से 25 साल पहले,
तो जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी थी, जिसका हम्म। मतलब है कैथेटर बेस्ड टेक्नोलॉजीज जो आप यूज़ करते हैं हार्ट को बिना चेस्ट ओपन किए कैथेटर बेस्ड टेक्निक से करते हैं, विच इज़ वेरी अकिन टू cardiac surgery except for the part where you don't use a knife and a scalpel, हम्म। but you use catheter based devices या wires और balloons के तरीके से की होल प्रोसीजर्स के। कैथेटर्स, सॉरी अगर थोड़ा सा हम जी अपने श्रोताओं को और जी सिंप्लीफाइड वे जी में जी बताएं, जी जो कैथेटर्स एक्चुअली क्या होते हैं, क्या हाँ करते हैं? जी, बेसिकली आपको एक्सेस करना है बिना चेस्ट ओपन किए, तो आप कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो हार्ट से नलियाँ जाती है बाहर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमने स्कूल में पढ़ा होगा कि जो शुद्ध ब्लड है वो जी। हार्ट के एक पंप से निकल के पूरे शरीर में जाता है। हम्म। हार्ट को खून भी चाहिए, वो राइट साइड में आता है। हम्म। वो जो बॉडी से यूज़ किया हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, राइट। अगर रफ तरीके से बोले तो अशुद्ध ब्लड जो राइट साइड में आता है, जी। वो लंग्स में जाता है हम्म। ऑक्सीजनेट होने के लिए, और लंग्स से फिर हार्ट में आके पूरे शरीर में जाता है। तो जी। बेसिक हार्ट का ये है। तो अगर हार्ट को अगर एक्सेस करना है बिना कुछ खुले हुए, तो या तो हमें उन नलियों का सहारा लेना पड़ेगा जो हार्ट से निकलती है, हम्म। या तो उनका जो हार्ट के अंदर आते खून हैं। लेके आती है। जी। तो आर्टरीज या तो वेन्स में हमें कैथेटर डालने पड़ेंगे। कैथेटर Okay. छोटे से ट्यूब होते हैं जो इन ट्यूब्स के थ्रू या तो उल्टी दिशा में हार्ट के अंदर जाके काम कर सकते हैं, अच्छा। या सीधी दिशा में वेन्स का यूज करके। तो जो जो प्रोसीजर्स हार्ट के अंदर जाके बिना चेस्ट ओपन किए करते हैं हम, हम्म। और एक नहीं बहुत सारे अलग अलग किस्म के प्रोसीजर्स है। इवन इलेक्ट्रिकल प्रोसीजर्स भी इस तरह से किए जा सकते हैं। अच्छा। तो दैट हैज़ ओपनड अप a whole gamut of cardiology, and स्पेसिफिकली अगर हम कहें तो पिछले 25-30 सालों में इसमें काफ़ी इजाद हुआ है, काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुए हैं, जिसकी वजह से कैथेटर बेस्ड टेक्नोलॉजीज आर लाइकली द फ्यूचर। क्योंकि पेशेंट्स अमूमन कहते हैं कि चेस्ट वॉल ओपन करने से, हार्ट जब ऑपरेशन को ही करते हैं सर्जन, तो उनको कार्डियक पल्मोनरी बाईपास या जो मशीन होती है उस पे जाना पड़ता है। मतलब हार्ट इज डिपेंडेंट at that point in time on a machine to do the work of a heart temporarily during a cardiac operation. उसके अपने थोड़े से इनहेरेंट रिस्क्स होते ही हैं। चेस्ट ओपन करने के कॉस्मेटिक रीजंस के अलावा इन्फेक्शंस और ये सारे रिस्क्स भी होते हैं। कई हद तक ये रिस्क्स एलिमिनेट हो जाते हैं, पूरी तरह से नहीं, लेकिन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में अगर आप एक सुई की नोक से सिर्फ एक वेसल को डायरेक्टली हार्ट को एक्सेस कर सकते हैं, अगर एक छोटी सी हाथ की नली में से जाके आप एंजियोग्राफी कर सकते हैं, अगर एक छोटा सा वेन देख के अगर आप उसमें एक छोटी सी तार डाल के पेसमेकर लगा सकते हैं, तो पेशेंट की रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। सो यू डोंट हैव टू वेट इन हॉस्पिटल फॉर दिस लॉन्ग, ना ही पेशेंट कैन गेट बैक टू हिज फीट वेरी सून। तो काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं, और पेशेंट का भी मेंटालिटी हो जाती है कि नहीं, हमें ओपन हार्ट सर्जरी नहीं करवानी। बट बिकॉज हम जब भी सुनते हैं तो एक डर जुड़ा जी होता है जी ओपन हार्ट जी जी सर्जरी से। जब हमने किसी का सुना तो जी एक जी। फेयर वाले बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा जी। कि सर्जरी अभी भी बहुत आवश्यक है, और कुछ केसेस में कैथेटर बेस्ड टेक्नोलॉजीज मे नॉट बी द राइट थिंग, इन मेनी केसेस दे आर। लेकिन आप जब किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियक सर्जन के पास जाएं, दो चीज़ें अवश्य देखें। एक तो उनकी बैकग्राउंड, उनकी क्वालिफिकेशन हर कोई देखता है। दूसरी चीज़ आप ये देखें कि एक हार्ट टीम के हाथ में हुआ, जो निष्पक्ष होके आपके लिए सही चॉइस कर सके। इफ समवन इज अफ्लिक्टेड विद हार्ट डिजीज अनफॉर्चुनेटली, या कोई दिल की बीमारियों से ग्रस्त है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बन जाती है हार्ट टीम, क्योंकि ये एक दूसरे को अटैक नहीं कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री काम कर रहे हैं एज अ हार्ट टीम। एंड द टीम कॉन्सेप्ट इन कार्डियक is to definitely benefit the patient, to give the best treatment for the best possible patient. तो हमारे पास भी ऐसी एक टीम है। आप टीम की ही बात कर रहे हैं, तो अभी जैसे मुझे ये पता चला कि भाई अपोलो हार्ट वॉल्व क्लिनिक ये आपने स्टार्ट किया है, आप इसके डायरेक्टर हैं, राइट? तो क्या कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज इट अबाउट? जी देखिए, हार्ट वाल्व डिजीजेस काफ़ी तरीके से ट्रीट हो सकता है, या कई बार अगर पेशेंट अगर हार्ट वाल्व के
प्रॉब्लम्स के साथ हमारे पास आता है। हार्ट वाल्व के प्रॉब्लम्स जनरली मोस्ट 90 to 95% आर डायग्नोज्ड बाय एकोकार्डियोग्राम। तो अगर एकोकार्डियोग्राफ में अगर पता चले किसी पेशेंट को कि वाल्व की बीमारी है, दो तरह की मेजॉरिटी होती है, या तो वाल्व संकुचित होता है। हार्ट वाल्व करते क्या है, बेसिक फंक्शन ये होती है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड, तो जो खून जा रहा है वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं हार्ट में, वो देखता है एट वेरियस चेक पॉइंट्स। ओके। अगर उसमें या तो हार्ट वाल्व ओपन करने की दिक्कत हो तो उसे स्टेनोटिक प्रॉब्लम्स कहते हैं, और अगर हार्ट वाल्व लीकी हो, आपने सुना होगा लीकिंग हार्ट वाल्व्स के बारे में, तो उसको रिगर्जिटेंट प्रॉब्लम्स बोलते हैं। ये एको से डायग्नोस होते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट ऑप्शंस मल्टीपल हैं। शुरुआत में कई बार हम सिर्फ मेडिकेशन से इनको ट्रीट करते हैं। कई बारी उतनी सीवियर हार्ट डिजीज नहीं होती है, इंसिडेंटली पिकअप हो जाता है किसी और संदर्भ में। कोई पेशेंट सर्जरी के लिए जा रहा है, मॉडरेट हार्ट वाल्व डिजीज है, तो वो आपके रेफरेंस में आ गया है, जी, एको जी, हो जी। गया है, तो कार्डियोलॉजिस्ट के चेक, तो उस केस में सिर्फ आपको एको रिपीट करना है 6 महीने में, 8 महीने में, साल के अंदर। तो ये भी एक थेरेप्यूटिक ऑप्शन है जो हार्ट टीम से जाना चाहिए। फिर आता है सर्जिकल, जो पिछले 50-60 साल से हमारे पास ओपन हार्ट सर्जरी की ऑप्शंस है वाल्व डिजीज के लिए, और जो पिछले 20-25 साल में ट्रांसकैथेटर वाल्व थेरेपीज आ चुकी हैं। तो ये 4 किस्म के कैटेगरीज में आपको पेशेंट्स आएंगे। लेकिन पेशेंट के लिए क्या बेस्ट है, ये कैसे जानोगे? ये जानने के लिए आपको हार्ट टीम की ज़रूरत पड़ती है, स्पेसिफिकली हार्ट वाल्व टीम की ज़रूरत पड़ती है। हार्ट वाल्व टीम में कौन कौन होते हैं? जनरल कार्डियोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक सर्जन्स, कार्डियक एनेस्थेटिस्ट, कार्डियक रेडियोलॉजिस्ट, जो स्पेसिफिकली सीटीज और एमआरआईज पढ़ते हैं, डायग्नोज करते हैं, एंड इफ पॉसिबल अदर मल्टीडिसिप्लिनरी टीम, जैसे कोई कैंसर के डॉक्टर साहब है जिन्होंने पेशेंट रेफर किया होगा, तो वी इनवाइट देम एज पार्ट ऑफ द टीम। व्हाट वी डू इज एन एमडीटी डिस्कशन, जिसके बेसिस पे ये सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम बैठ के पेशेंट का डेटा कोलेट करके हम एको पढ़ते हैं, सीटीज पढ़ते हैं, एमआरआईज पढ़ते हैं, जो सारे इमेजिंग टेस्ट हमारे पास होते हैं वो टेबल पे रहते हैं, एंड वी डिस्कस एंड डिबेट व्हाट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव और द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट वुड। और ये पेशेंट को बताया जाता है, जो कि उसके लिए भी बेनिफिशियल रहता है, एंड इट कीप्स अ टैब ऑन व्हाट वी आर डूइंग एज अ टर्शियरी केयर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हार्ट वाल्व डिजीज। जी, और एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की भी बात हुई, और आपने कहा कि एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप के फॉर्म में करता है, और मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई, और एटलीस्ट इंडियंस को प्राउड भी फील करना चाहिए कि अभी रिसेंटली आपने एक यूनिक सर्जरी की है जो वन ऑफ द काइंड, एक्चुअली फर्स्ट इन द वर्ल्ड है। आप थोड़ा इस पर्टिकुलर सर्जरी के बारे में प्लीज़ हमें बताइए। जी धन्यवाद। ये पेशेंट जो हमारी 72 ईयर ओल्ड महिला थी, जिनको ओपन हार्ट सर्जरी मैंने और मेरे कॉलीग ने, हमारे एओर्टिक सर्जन है डॉक्टर निरंजन हिरेमठ, उनके साथ में की गई वाल्व इन वाल्व टावी थी। बेसिकली इनको एक वाल्व डल चुका था 14 साल पहले। जब इनको जो महाधमनी निकलती है एओर्टा, वहाँ पे एक टेयर हो गया था। वाल्व के साथ में एक कॉन्ड्यूइट था, लेकिन जो आगे का, क्योंकि जो एरिया ऊपर वाला रहता है जिसको हम असेंडिंग एओर्टा कहते हैं, उसमें नेक में जाने वाली वेसल्स रहती है, हाथ को सप्लाई करने वाली, और जो दिल को खुद नली सप्लाई, जो पहले कॉर्नरी डिजीज होती है, तो वो एरिया बहुत डेलिकेट रहता है। तो उस समय पे लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट उनके लिए हुई आज से 14 साल पहले। जब वो हमारे पास आई तो जो वाल्व था वो डिजेनरेट हो चुका था, लेकिन टेक्निकल, आई एम सॉरी, एक आपको इसमें मैं पूछना चाहूँगा, वॉल डिजेनरेट हो सकता है, मतलब इस तरह के भी रिस्क होते हैं कि अगर आपको एक बार वॉल लगाया गया तो मे बी आफ्टर अ फ्यू इयर्स यू विल हैव दिस टाइप ऑफ इश्यूज? सो हार्ट वाल्व्स जो ओपन हार्ट सर्जरी से लगाए गए होते हैं, वो प्रेडोमिनेंटली 2 किस्म के होते हैं। एक तो मेटल से बने हुए, धातु से बने हुए मेटालिक हार्ट वाल्व्स होते हैं, और दूसरे होते हैं बायोप्रोस्थेटिक या टिश्यू वाल्व्स। टिश्यू जो एनिमल्स के पेरिकार्डियम से लेके फिर रिफाइन किया जाता है फाइब्रस टिश्यू से, एंड बोथ फंक्शन वेल, लेकिन जो टिश्यू वाल्व्स की लाइफ होती है वो 10 से 15 साल की होती है, आफ्टर विच यू माइट हैव टू रिप्लेस द वाल्व और वाया ओपन हार्ट सर्जरी और ट्रांसकैथेटर सर्जरी।
तो बिकॉज लाइफ एक्सपेक्टेंसी या इंसान की अमूमन एवरेज सर्वाइवल को हम मद्देनज़र रखते हुए डिसीजंस लेते हैं, जी। तो जनरली ये होता है कि 50 से 55 साल के से कम अगर युवा हो जिसको हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़े तो उसको मेटल वाल्व जाता है। मेटल वाल्व के एडवांटेजेस ये होते हैं कि वो लाइफ लॉन्ग लास्ट करता है जितना भी पेशेंट की लाइफ है। जी। डिसएडवांटेज ये होता है कि उसके साथ में खून पतला करने की दवाई हमेशा लेनी पड़ती है अच्छा, लाइफ लॉन्ग। ओके। और जब ये जो 50 ईयर ओल्ड जेंटलमैन जब 75 हो जाता है तो जी। वो ब्लीडिंग रिस्क बढ़ा देता है एज वी ओके, एज। ओके, ओके। तो कई पेशेंट्स कहते हैं कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए, बट फिर भी हम्म, इसीलिए हार्ट टीम इम्पॉर्टेंट होती है ऐसे कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि डॉक्टर्स तो इन्वॉल्व रहते ही हैं, टीम ऑफ डॉक्टर्स होती है, जी। साथ ही साथ आपको पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है, ट्रू, रिलेटिव्स को ट्रू। बताना पड़ता है, तो रिस्क एक्सप्लेन करने बहुत ज़रूरी होता है। कमिंग बैक टू दिस पेशेंट, जी। इनको जो था वो टिश्यू वाल्व लगा हुआ था ओके। जो 14 साल चला, जैसे मैंने कहा 10 से 15 साल एवरेज लाइफ स्पैन होती जी। है। शी डिड वेरी वेल फॉर 14 ईयर्स एंड फॉर द लास्ट 6 मंथ्स उनको तकलीफें आ रही थी। हम्म, इसमें टेक्निकल चैलेंज ये था कि जो डिसेंडिंग एओर्टा था, मतलब जो महाधमनी का जो नीचे वाला पार्ट है जो किडनी को सप्लाई करता है और ओके। निचली बॉडी को सप्लाई करता है, वहाँ पे जो वाल्व डालने वाली एरिया थी, क्योंकि हम्म, हमें पैरों के वेसल्स से जाना था, हम्म, लेकिन जो रेसिड्यूअल डाइसेक्शन था जो पहले के ऑपरेशन में उन्होंने एड्रेस नहीं किया था, क्योंकि तब लाइफ सेविंग का एम था। जी। अब लाइफ जब प्रोलॉन्ग हो चुकी है तो हमें एक और हम्म, वाल्व डालना है ट्रांस कैथेटर रूट से, क्योंकि हम्म, वो वाल्व जा चुका है। तो नीचे वाला जो एरिया था वो काफ़ी छोटा था एक्सेस के लिए, नॉर्मली जो यहाँ। और इस केस में क्या होता है कि अगर आप वायर्स मैनिपुलेशन करते हैं या बलून डालते हैं उस एरिया में, तो वो जो पुराना टायर है उसको और बढ़ाने का रिस्क रहता है, हम्म, जिसकी वजह से बहुत हम्म, कम ये अटेम्प्ट किया गया है। तो ओके। जहाँ तक लिटरेचर में रिपोर्टिंग का सवाल है, हमने ऐसा लिटरेचर में रिपोर्टेड मेडिकल लिटरेचर में देखा नहीं। हम्म, सो कहा जा सकता है कि दुनिया के पहले केसेस में से ये रहा होगा। तो आई होप इन Congratulations थैंक यू। to you for that. A दैट इज़ वेरी brilliant काइंड job. ऑफ यू। Definitely a very risky जी, 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 procedure. जी। So आपने इसे नीचे से मतलब उस धमनी में धमनी बेसिकली में वहां डाला, पर आपने और डाला है। स्पेशल प्रिकॉशंस के साथ हमने एंडोस्कोपिक एको भी किया था हम्म, पेशेंट का, कि हमें पता चले एग्जैक्टली वायर कहाँ होती है हम्म, और कैसे जाते हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली ये सब के बावजूद जो वाल्व डाला गया था वो परफेक्ट पोजीशन में था। हम्म, पेशेंट हॉस्पिटल में अच्छी तरह से मेंटेन कर रहा था। ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन सीटी भी हुआ उनका, डिस्चार्ज हुए हैं और अभी फॉलोअप पे अच्छा कर रहे हैं। सो ऑल इन ऑल, मोर इम्पॉर्टेंटली क्लिनिकल जो सेटिस्फैक्शन मिलती है दैट वी आर हेल्पिंग सच पेशेंट्स। हालांकि ये ट्रांस कैथेटर वाल्व्स हैव टेकन ओवर आवर कंट्री। अब तो CGHS ECHS जो पैनल्स होते हैं उनमें भी हमारी इंडियन वाल्व अच्छा। काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रही ये तो फिर काफ़ी अच्छी बात है जी। एटलीस्ट भारतीयों के लिए कि कम से कम उन्हें काफ़ी सस्ते रेट में ये चीज़ें जी, मिल सकती हैं। जी, जी। कितना लंबा चला था ये सर्जरी? लगभग 4 घंटे। 4 घंटे जी, लगभग। जी। नॉर्मली ये जब हम करते हैं रेगुलर टावीवाल्स तो ये अराउंड 45 मिनट्स टू एन आवर का प्रोसीजर हुँ, होता हुँ, है। हुँ, हुँ। बिकॉज़ ऑफ द टेक्निकल एनाटॉमिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ दिस पर्टिकुलर केस हमें ज़्यादा टाइम लगा ये करने में। जी। लेकिन हमने पर्सिस्ट किया और फाइनली वी हैड सक्सेस। सो सक्सेस टू द हार्ट वाल्व टीम एट अपोलो बेसिकली। अगेन थैंक कांग्रेचुलेशंस टू यू। यू फॉर दैट। um, आपने इतनी डिटेल में इस पर्टिकुलर सर्जरी को प्रोसेस को along with that the diseases you have explained that. कमिंग बैक टू द जनरल जी, साइड, क्योंकि हमने बात वहीं से शुरू शुरू की की। और चूंकि वो आम जनता के लिए जो ज़्यादा लोग इससे अफेक्टेड रहते हैं जी। वो वही रहता है। आपने लाइफस्टाइल की बात की थी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, टेक्नोलॉजी के सेंस में लोग बाहर नहीं जाते हैं, हुँ। ठीक बात है, ये सब चीज़ें होती हैं। पर बहुत से लोगों के बीच में ये शंका भी है कि कोरोना के ड्यूरेशन में जो वैक्सीन लगी उसका भी असर बहुत बार देखने को मिलता है। उसके बाद ये इंसिडेंसेस हमें या तो ज़्यादा सुनने को आ रहे हैं या फिर ज़्यादा हो रहे हैं। इन सब जो सस्पिशंस हैं, शंकाएँ हैं, इन पर आपका क्या कहना है? जी, देखिए इसमें 2 एस्पेक्ट हैं। जी। एक तो कोविड वायरस और हुँ, दूसरा कोविड वैक्सीन। जी। दोनों ही अपने आप में मायोकार्डाइटिस, जिसका मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट मसल इटसेल्फ,
ओके। ये कॉज कर सकते थे एंड इट इज़ वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड। जब कोरोना के टाइम पे भी हमने देखा होगा कि बहुत सारे पेशेंट्स मायोकार्डाइटिस के साथ आते थे, क्योंकि वैक्सीन भी जो है एक एंटीडोट है, लेकिन इट इज़ आरएनए बेस, तो उस वजह से मसल को अफेक्शन होती है। जहाँ तक हार्ट अटैक्स का सवाल है, जी। बहुत सारा रिसर्च हो चुका है कोविड वैक्सीन्स के ऊपर भी। कैटेगोरिकली ये ऑब्जर्वेशनल डेटा इज़ नॉट कंक्लूसिव डेटा। हम्म। तो ये आप नहीं कह सकते कि वैक्सीन लगने से हार्ट अटैक्स हुए हैं। हम्म। कई पेशेंट्स उनमें से ऐसे थे जिनकी बेसलाइन कार्डियक इवैल्यूएशन, क्योंकि हम फिर से कार्डियक इवैल्यूएशन पे आ रहे हैं, जी। कि उन्हें पता ही नहीं था कि दिल की नलियों में ब्लॉकेज हो सकती है। हम्म। कोरोना से होता क्या है, 2-3 चीज़ें होती है जो हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा सकती है। जी। जैसे बाकी फीवर्स में होता है, बाकी इन्फेक्शंस में होता है, वो क्या है? हार्ट रेट बढ़ना। हम्म। हार्ट रेट जब बढ़ जाती है तो हार्ट पे लोड अपने आप आ जाता है। जब हम्म। हार्ट पे अपने आप लोड आता है, तो जिसको पहले से ही थोड़ी सी डिजीज हो जो उसे पता ना हो, हम्म। दैट गेट्स प्रेसिपिटेटेड इनटू हार्ट अटैक। सो दैट इज द मोर लाइकली एक्सप्लेनेशन इसमें, क्योंकि हमें कॉग्निटिव बायस होता है। हम हाँ। किसी को मतलब देख लेते हैं तो कह देते हैं हाँ ये कल्प्रिट है करके, वी नीड अ कल्प्रिट। But there is very little evidence in medical literature to categorically say define causality in patients Right. with COVID having heart attacks. हम्म। हालांकि ये ज़रूर है कि कोविड पेशेंट्स में ज़्यादा परसेंटेज में देखा गया है बिकॉज ऑफ द रीजंस मेंशन्ड अबव, क्योंकि हम ओबीज थे, हमने हमारा इवैल्यूएशन किया नहीं। तो जब दिक्कत आती है तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं। प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी इज कमिंग अप इन अ बिग वे। तो जो हार्ट डिजीज होने के पहले करना होता है वो जी। पेशेंट को करना होता है, मेजॉरिटी ऑफ इट, विच इज़ लीडिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, हैविंग एब्सोल्युटली प्रिस्टीन डाइट, फाइंडिंग टाइम फॉर योर सेल्फ। आजकल लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो गई है, लोग कंप्यूटर्स के सामने घंटों रहते हैं। बिल्कुल। इवन फॉर दैट मैटर बच्चे जी। यूट्यूब पे ज़्यादा मिलेंगे आपको, आउटडोर्स बहुत कम मिलेंगे। हम्म। तो इस वजह से वी आर इनहेरेंटली बिकमिंग लेजी, एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स या लाइफस्टाइल डिजीजेस क्रॉनिकली जो बनती है, और वो दीज आर साइलेंट किलर्स। राइट। अब 25 साल पे बंदा नहीं जान पाएगा कि आगे जाके क्या होने वाला है, बट डेफिनेटली व्हेन सी रीचेस नियरर द एज ऑफ 50 तो ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। बट इट इज़ ऑल इन रेट्रोस्पेक्ट, क्योंकि तब आपने देखा नहीं 25 के जब थे कि आपकी हार्ट की हेल्थ क्या थी, आपके चांसेस कितने थे, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है। जैसे मैंने कहा 2-3 टेस्ट करते होते हैं। जी। एक होता है लिपिड प्रोफाइल, एक होता है आपका 3 मंथली शुगर, और ट्रेडमिल और एको। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है बहुत सारी डिजीजेस को एलिमिनेट करने के लिए। हाँ, हज़ारों में से एक कोई केस होगा जो मिस हो सकता है, बिकॉज मेडिसिन इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस लाइक मैथमेटिक्स। लेकिन यू कट डाउन योर प्रोबेबिलिटी फ्रॉम 40% टू से 3 or 4%, दैट्स अ ह्यूज नंबर in relative risk reduction. तो preventive health is very important but often under recognized. अब जो यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी का काउंसिल है वो भी प्रिवेंटिव पे बहुत ज़्यादा ये कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम इंडस्ट्रियलाइज हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग इकोनॉमी, इनफैक्ट द फास्टेस्ट ग्रोइंग वन, बट एट द सेम टाइम व्हेन वी डू दिस, ये लाइफस्टाइल डिजीजेस साथ साथ चलती है। ट्रू। नॉट जस्ट दिस, फैटी लिवर, अदर ऑर्गन डिसऑर्डर्स। हम किताबों से ज़्यादा आईपैड्स पे, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आर, बट हैंड इन हैंड हम भूल रहे। कुछ किसी को पूछ लो जल्दी से गूगल कर लेगा। अगर आपको यहाँ का रास्ता ढूंढना है तो पहले तो आप पूछ के जाते थे किसी को, बट अब जो है एवरीथिंग इज अवेलेबल एट द पाम ऑफ योर हैंड्स। इससे दो प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो आप इनहेरेंटली अपने माइंड को एक्टिवेट नहीं रख पाते, दूसरा चीज़ होता है कि गूगल डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हो गए हुए, बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या है। तो जी। एक चीज़ और डॉक्टर नायक, जैसे आपने प्रिवेंटिव हेल्थ की बात की, वेरी ट्रू, बट लास्ट मोमेंट पे, जैसे बिकॉज पहले तो आइडेंटिफाई कैसा किया जाए कि आपको हार्ट अटैक आ रहा है, अगर आ रहा है तो उस समय क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या किया जा सकता है, और आसपास के लोग उस समय क्या डिसीजन लें, बिकॉज कहा जाता है कि कुछ हाफ एन आवर या थोड़े कुछ मिनट्स का टाइम होता है जो क्रूशियल पीरियड होता है। सो व्हाट शुड वी डू? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, क्योंकि हार्ट अटैक के टाइम पे टाइम इज हार्ट मसल, ये जानना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द टेक होम मैसेज कि जब किसी को भी हार्ट अटैक हो, बी ए नियरेस्ट फैसिलिटी जो होती है। दो किस्म के हार्ट अटैक्स होंगे, या तो
कार्डियक अरेस्ट हुआ होगा, हम्म। इन विच केस हर इंसान को, या जो काम करते हैं मॉल्स में, आप डिफिब्रिलेटर्स देखते हैं, एयरपोर्ट्स पे देखते हैं, बेसिक कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन हर किसी को आना चाहिए, क्योंकि कोई अनकॉन्शियस है एंड इज इट बिकॉज ऑफ अ हार्ट अटैक, देन यू हैव टू नो व्हाट योर चेस्ट कंप्रेशंस आर, एंड एवरीवन हैज टू लर्न बेसिक सीपीआर जो होता है, क्योंकि 10 में से एक जान बचाई जा सकती है अगर आप जागरूक रहें एज अ अच्छा। सिटीजन। अगर पेशेंट कॉन्शियस है और सिर्फ बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन की कंप्लेंट कर रहा है, दो टेस्ट अनिवार्य है। एक है ईसीजी, जो कि अक्यूट हार्ट अटैक डायग्नोस कर सकती है। दूसरा है ट्रोपोनिन ब्लड टेस्ट। अच्छा। और डेफिनेशन में हार्ट अटैक्स के दुनिया भर में ये दो चीज़ें प्रमुख मानी जाती हैं। तो जब किसी को चेस्ट पेन हो रहा हो, सबसे पहले अपने नियरेस्ट फैसिलिटीज़, आजकल तो बड़े शहरों में क्या, छोटे शहरों में भी, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ और गाँव में भी ईसीजी की फैसिलिटी बहुत आसानी से मिल जाती है। अच्छा, मेडिसिन्स या क्या किया जाए उस समय पे, 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। एक तो पल्स और ब्लड प्रेशर की जो मशीन है वो हर घर में होनी चाहिए, पोर्टेबल। बिल्कुल। नंबर 2, पल्स ऑक्सीमीटर जो हम्म। आपका ऑक्सीजन लेवल बता सके, वो भी होना चाहिए साथ में। और तीसरा एक ग्लूकोमीटर। तो ये चीज़ें आपको बताएँगी कि शुगर ऊपर नीचे है कि नहीं, ब्लड प्रेशर आपका ऊपर नीचे है या नहीं, हार्ट रेट बहुत तेज़ चल रही है या बहुत स्लो चल रही है नहीं, और लंग ऑक्सीजनेशन ठीक है कि नहीं। इसके बेसिस पे आप सीवियरिटी को ग्रेड कर सकते हैं। इनमें से कुछ भी अगर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे है तो इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन। अगर सिर्फ चेस्ट पेन है तो गेट एन ईसीजी एज सून एज पॉसिबल। टेक, I mean, without your doctor's knowledge, you should not be taking with, this is not, because it's a population based study जिसको बहुत लोग देखेंगे, तो पहली चीज़ है कि आप अपने डॉक्टर की सलाह पहले माने। बट इमरजेंसी किट में एस्पिरिन और नाइट्रोग्लिसरिन, ये सॉर्बिट्रेट जिसको हम कहते हैं, या जो बाकी बहुत सारे ब्रांड्स में अवेलेबल होता है, GTN और ये सारी चीज़ें, तो ये टैबलेट साथ में होने चाहिए। लेकिन सेवन इनका अपने डॉक्टर से पूछ के ही करना चाहिए, या मेडिकल पर्सनल, बिकॉज हार्ट अटैक बहुत सीरियस कंडीशन है। जो जो मिनट आप गवाते हैं, अनफॉर्चुनेटली अपने देश में शहरों में खासकर ट्रैफिक की वजह से आप बहुत टाइम गवा देते हैं, हॉस्पिटल तक पहुंचने तक बहुत बार ये होता है। तो उस समय पे जो है CPR, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू डू अ कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए अनकॉन्शियस पेशेंट में। ये अगर आप ग्रुप में हैं तो यू कैन शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कोई डॉक्टर को फ़ोन कर रहा है या 911 या इमरजेंसी नंबर्स फ़ोन कर रहा है, कोई पेशेंट को बचाने की कोशिश कर रहा है, कोई पल्स पे ध्यान रख रहा है, यू कैन टीम अप टू डू दैट। बट इफ़ यू आर अलोन, only with a family member, take him to the nearest hospital. डॉक्टर नायक, एक लास्ट सवाल आपसे, बिकॉज आपने डिटेल में ये सारी चीज़ें बताई और काफ़ी जानकारियाँ एटलीस्ट लोगों को मिली, और श्रोताओं को मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझनी चाहिए कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या नहीं है। एक लास्ट स्टेटमेंट के तौर पे आप हमारे जो श्रोता हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि ओवरऑल सिनेरियो में प्रिवेंटिव हेल्थ की बात की, सारी बातें हुई, क्या उनको मैसेज दिया जा सकता है? तो धन्यवाद। सो बेसिकली अगर पॉपुलेशन बेस्ड, या हमारे श्रोतागण जो ये पॉडकास्ट देख या सुन रहे होंगे, उनके लिए मैसेजेस ये रहेंगे, डाइट आप ध्यान पूर्वक कीजिए कि लो फैट, लो कार्बोहाइड्रेट्स, हाई प्रोटीन इनटेक डाइट लीजिए। अगर आप ज़्यादा घर में रहते हैं, इफ़ यू लीड अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, प्लीज़ गो आउट। एनी फॉर्म ऑफ एक्टिविटी इज़ बेटर देन नो एक्टिविटी। तो अगर साइकिलिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, कुछ भी कीजिए, डू इट फॉर 45 मिनट्स एटलीस्ट 5 days a week. That would be the second thing. सॉल्ट पे ध्यान रखिए, क्या खाते हैं। अपना हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर खासकर, क्योंकि 85% ऑफ द पीपल डू नॉट नो दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर। BP आपका पता होना चाहिए, आपके लिपिड्स कंट्रोल में होने चाहिए, या बेसलाइन एटलीस्ट टेस्ट होने चाहिए। फिर आपका शुगर जो है वो पता होना चाहिए, वो कंट्रोल में होना चाहिए। ये सारी प्रिवेंटेबल जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं उसके बारे में बात हो रही। और छठा, बेसलाइन कार्डियोवास्कुलर रिस्क प्रोफाइलिंग, जिससे मैंने कहा हेल्थ चेक्स रेगुलर बेसिस पे, एंड ऑल ऑफ दीज पुट टुगेदर, या ये सारे अगर हमारे श्रोतागण फॉलो करें,
तो डेफिनेटली एक कार्डियोवास्कुलरली हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। Thank you so much, Dr. Nayak, for all of this. And we are also proud of you for taking this up. And हम होप करते हैं कि ऐसे बहुत सारे और इनोवेटिव एंड एक्सपर्ट्स प्रोसीजर्स हैं आप आगे करें. And all the very, very best to you. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, थैंक्स, नमस्कार. नमस्कार।